नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आखिर जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी आ गई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जेएसटी 2022 के फाइनल रिजल्ट की घोषणा आज कर दी। जैसा वैकेंसी पोजीशन आप सबको पता था, 441 वैकेंसीज थी। 441 अभ्यर्थियों की सूची निकाली गई है जो इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, और उन्हें उनके द्वारा प्राप्तांक, जो उनके द्वारा मार्क्स स्कोर किया गया, और साथ में उनके द्वारा जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस का ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया था, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें उनका डिपार्टमेंट भी एलोकेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाई, जिनका चयन इस एग्जाम में हुआ है, जो लगातार परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आज उन्हें उसका रिजल्ट मिला है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस फाइनल जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जीएसटी 2022 एग्जामिनेशन का। इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या गई है, यानी कि कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए, और जो लोग किसी कारणवश भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जिनका नाम इस सूची में नहीं है, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, हम इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिजल्ट अनाउंस किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उस रिजल्ट में क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान देने योग्य हैं, जो हमें जानने योग्य हैं। सो पेपर वन का रिजल्ट दिया गया था, जैसा बताया गया 3 नवंबर को, आप सब जानते हैं। 11 दिसंबर को यह एग्जाम कंडक्ट किया गया था, और उसके बाद इसका रिजल्ट नहीं दिया गया था एसएससी के द्वारा। एसएससी ने सीधा आपसे यह कहा था कि आप ऑप्शन फॉर्म भरें। जितने लोग भी पेपर 2 में अपियर हुए थे, उन सभी लोगों से, सारे के सारे अपियर जो कैंडिडेट्स थे, उन सारे अपियर कैंडिडेट से ऑप्शन फॉर्म भरवाया गया था, ऑप्शन फॉर्म मांगा गया था, और आप सभी लोगों ने अपने ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म ऑनलाइन भरे थे। और उसको भरने के पश्चात जिन लोगों ने ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरा, उनको ही फाइनल सिलेक्शन के लिए उनके ही नाम के बारे में विचार किया गया, और फाइनली आज पेपर 1 और पेपर 2 में आपने जो स्कोर किया उस बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो यदि हम देखें तो कैटेगरी वाइज की यदि हम बात करें, तो कैटेगरी वाइज जिस प्रकार से पहले ऑलरेडी बताया गया था कि कितनी वैकेंसीज थी, 441 वैकेंसीज में टोटल 62 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एससी कैटेगरी से हैं, 24 एसटी कैटेगरी के, और 121 ओबीसी कैटेगरी के, 37 कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस, 197 अनरिजर्व, मतलब कुल मिलाकर के 441 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन फाइनल किया गया है। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो सिलेक्शन हुए, उनमें कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही। एक कट ऑफ हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, जिसमें हमने यह कहा था कि जो एक लिस्ट कट ऑफ जाने की संभावना है अनरिजर्व कैटेगरी में, वह 255 से 60 के बीच में है। और यदि आप लोग देखें तो सबसे ज्यादातर अभ्यर्थियों ने सीएसओएल ऑप्शन सिलेक्ट किया था। सीएसओएल ऑप्शन मांगा गया था ज्यादातर अभ्यर्थियों के द्वारा, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसका डिपार्टमेंट कोड A1 था। और यदि आप A1 डिपार्टमेंट कोड की बात करें, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई है, जनरल कैंडिडेट के जो कट ऑफ गई है, वह 9 कैटेगरी 9 जो है वह जनरल कैंडिडेट की कैटेगरी है, अनरिजर्व की कैटेगरी है, और यह गई है 270.50। पर यह लिस्ट नहीं है, मतलब यह कट ऑफ आप सिर्फ राजभाषा विभाग के लिए कट ऑफ है, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और जिन्होंने राजभाषा विभाग ऑप्ट किया था, उनका 270.50 कट ऑफ गया हुआ है। परंतु यदि आप कट ऑफ की बात करें, लिस्ट कट ऑफ की अनरिजर्व कैटेगरी की, तो लिस्ट कट ऑफ जो है वह है 257 257.75 जो है वह 257.75 जो है, ये आपका कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो 255 हमने कहा था, 257 यहाँ पे आप देख पाएंगे जनरल कैटेगरी का एक कट ऑफ 257 नंबर। और अगर आप यह जानना चाहें कि कौन से डिपार्टमेंट में यह कट ऑफ हुआ है, सिलेक्ट 257 नंबर का पे सिलेक्शन कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है, यानी कि विद द लिस्ट मार्क्स
जो जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं तो वो सिलेक्ट हुए हैं आपके D3 जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में 257.75 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और ये सबसे कम है जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में सबसे कम मार्क्स कितना है। ओबीसी कैटेगरी में जो सबसे कम मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, मतलब कट ऑफ आप जिसको कह सकते हैं, द लास्ट कैंडिडेट who has been selected has obtained 253.75 253.75, यानी कि यहाँ आप देख पाएंगे 253.75 डिपार्टमेंट D15 है ना। 6 जो कैटेगरी है वह ओबीसी कैटेगरी है, 6 नंबर ओबीसी कैटेगरी का है, और 253.75 नंबर जो लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है उसके आए हैं 95 फाइनल, यानी कि पेपर 2 में ऑब्टेंड है। उसके बाद में अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यह जो मार्क्स है ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट कट ऑफ जिसको हम कह सकते हैं वह है 248 248.25 248.25 डिपार्टमेंट D9 डिपार्टमेंट में 248.25 या D9 यहाँ पे आप देख पाएंगे। पेपर 2 में यहाँ 102 नंबर जिस बच्चे ने ऑब्टेन किया, जिस बच्चे ने प्राप्त किया है एससी कैटेगरी से, उसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। हालांकि अगर हम अपने प्रेडिक्शन की बात करें तो यह लगभग 200 के आसपास में था, तो एससी कैटेगरी में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया है, काफ़ी हाई गया है, और एसटी कैटेगरी में भी काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ उम्मीद से लगभग 30 से 35 नंबर ज़्यादा इस बार गए हुए हैं। इन कैटेगरीज में कंपटीशन ज़्यादा हुआ। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 234 नंबर 234.25 जो है यह कट ऑफ गया है, यानी कि जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है D3 डिपार्टमेंट, माफ कीजिएगा D3 डिपार्टमेंट, इसमें कैटेगरी 2 में 234.25 और 107 नंबर एसटी कैटेगरी में 107 नंबर जिन्होंने पेपर 2 में ऑब्टेन किया, स्कोर किया है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन फाइनल हुआ है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफी ज्यादा गया है 252.25, यह लगभग ओबीसी के बराबर है। ओबीसी का 253.75 है, ओबीसी 253.75 है, वेरएज ईडब्ल्यूएस 252.25 है। तो बस एक मार्क्स का डिफरेंस है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में, अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो इस प्रकार से ये एक कट ऑफ की बात हमने करी। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के डाउट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्क्स दिखाए गए हैं उसमें पेपर 2 के मार्क्स दिखाए गए हैं, पेपर 1 में केवल जनरल हिंदी का मार्क्स शो किया गया है, ऐसा क्यों? जनरल इंग्लिश का मार्क्स क्यों नहीं शो किया गया है? इस तरह के बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में आपको क्लेरिफिकेशन दे देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि कमीशन ने कहा है कि यदि ऐसा हुआ कि 2 से अधिक लोगों के, मतलब 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक लोगों के मार्क्स जो है वो बराबर आए, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, है ना। ऐसे केसेस को हम टाई केसेस बोलते हैं। तो इन केस ऑफ टाई केसेस, टाई को रिसॉल्व करने के लिए ये 4 क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरियाज, पेपर 2 में जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है उसके ऊपर, उस पर डिपेंड करता है कि पेपर 2 में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, पेपर 2 का मार्क्स आपने ऑब्टेन किया। सेकेंड क्राइटेरिया आता है उसके अंदर में जो पेपर 1 के जनरल हिंदी के मार्क्स हैं, जिसके कारण ही ये सिर्फ हिंदी के मार्क्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट किए गए हैं। आप देख पाएंगे कि पेपर 2 में, पेपर 1 में के पहले पार्ट में, मतलब पार्ट 1 में, यानी कि केवल जनरल हिंदी में जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है उसी को कंसीडर किया जाएगा अगर टाई केसेस होते हैं इन दैट केस। इसी कारणवश यहाँ पे पेपर 1 के केवल हिंदी का मार्क्स ही शो किया गया है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भी शो किया गया है, एंड देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से ही यह टाई केसेस सॉल्व किया जाएगा। तो
यहाँ पे जो सिर्फ हिंदी के मार्क्स दिए गए हैं उनको देख करके आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि केवल हिंदी के मार्क्स क्यों शो किए गए हैं, अंग्रेजी के मार्क्स क्यों नहीं शो किए गए हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो टाई केसेस हैं, टाई केसेस को लेकर के जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है उसी बेसिस पे पहले पेपर 2 के मार्क्स देखे जाएंगे, जिनके अगर मान लीजिए कि टोटल मार्क्स दो लोगों के सेम 265 हुए, तब देखा जाएगा कि पेपर 2 में दोनों के मार्क्स कितने हैं। अगर 265 मार्क्स दोनों के ही है, पेपर 2 में एक का 115 है और एक का मान लीजिए कि 114 है, तो 115 वाले को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। पर ऐसा भी हुआ कि पेपर 2 में दोनों के मार्क्स सेम हो गए, फिर देखा जाएगा कि पेपर 1 के जनरल हिंदी के पेपर में किसका मार्क्स ज्यादा है, और अगर यह भी सेम हुआ तो लास्ट में डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ जनरल हिंदी के ही मार्क्स रिफ्लेक्ट किए गए हैं, इंग्लिश वाले मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं किए गए हैं। इसके पीछे यही वजह है और कोई ऐसी वजह नहीं, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी जो आपके जानने योग्य है वो ये कि जो टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनमें से अनरिजर्व वैकेंसीज के अंदर में जो 197 लोगों को यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, 197 लोगों को जो यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, इसके अंदर में 6 कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी से हैं, एक एसटी, 39 ओबीसी और 22 जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं जो ईआर स्टैंडर्ड में क्वालिफाई किए हैं। सो ये तो बात हो गई इस राइट ऑफ के बारे में, जिसमें कि कट ऑफ क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि वैसे कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो गए, जिनका नाम इस 441 की लिस्ट में है, उन्हें आगे क्या करना है। जैसा कि पहले अपने कोरिजेंडम में भी एसएससी ने साफ साफ कह दिया था कि एसएससी अब इस बारे में किसी भी तरह का कोरिस्पोंडेंस नहीं करेगी और ना ही वह आपको कोई क्लेरिफिकेशन देगी। आपको आपकी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री अलॉट कर दी गई है, रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री अलॉट कर दी गई है। रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के हिसाब से आपका जो आगे जो भी कार्य होना है, आगे आपकी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होनी है, वह रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के द्वारा की जानी है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स के लिए जो कट ऑफ है वह देखना रह गए थे, तो वह कट ऑफ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हमने बेसिकली एक फाइनल कट ऑफ देखा था लिस्ट सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स के लिए, यदि आप देखेंगे तो 286 E1 के लिए, और जनरल की यदि बात करें तो, और 278 E2 डिपार्टमेंट के लिए यानी कि नेवी के लिए, और 282 एयरफोर्स के लिए। यानी कि अगर इस एंगल से हम देखें तो E1 यानी कि मिनिस्ट्री मतलब आर्मी हेडक्वार्टर्स के लिए जनरल कैटेगरी में सबसे अधिक कट ऑफ गई है, दैट इज 286 मार्क्स यहाँ पे गई हुई है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि अब एसएससी ने ये कहा है कि आगे जो आपका प्रोसेस, आपकी जो कार्रवाई होने वाली है वो होने वाली है आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के द्वारा। जो भी डिपार्टमेंट आपको मिला हुआ है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की लिस्ट है, आप देख पाएंगे। A1 राजभाषा विभाग है, B1 is Ministry of Railway, then Ministry of Defense, then CAG, CBDT, CAT and Department of Commerce, Agriculture, एंड इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट आपकी स्क्रीन पे हैं, आप सब लोगों के पास में है। सो इसके बाद जो भी फर्दर प्रोसेस होगी, ये बात आपके जानने योग्य है कि जो भी फर्दर प्रोसेस होने वाली है, फर्दर प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वह एलोकेटेड डिपार्टमेंट करेगी। अगर किसी भी कैंडिडेट को, आपके जानने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी कैंडिडेट को उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से यदि कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं मिलता है, कब तक? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टाइम। अगर एक साल के भीतर, एक साल तक अगर आपको कोई भी कोरेस्पोंडेंस प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपको अपने डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना है, ना कि आपको कमीशन से कम्युनिकेट करना है। सो जो भी डिपार्टमेंट आपको एलोकेट हुआ, आप उस डिपार्टमेंट से लगातार टच में रहें, वहीं पे आपका आगे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग और जो भी प्रोसेस आपकी होनी है, सब कुछ वहीं से होना है। सो 1 साल का समय है, 1 साल के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग आपको डिपार्टमेंट ने आपके करा देनी है। तब तक आप डिपार्टमेंट से लगातार कंसल्ट करते रहें और आपका जो भी जिम्मेदारी है अब यहाँ इसके बाद आपके डिपार्टमेंट की बन जाती है। तो ये तो बात हो गई उन कैंडिडेट्स की जो सिलेक्ट हो गए हैं, उनको यह करना है। 1 साल के बाद तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, 1 साल के अंदर भी कोशिश करनी है कि आप 1 साल के अंदर भी जितनी जल्दी हो सके अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके और आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को आगे पुश करवाने का प्रयास करें।
अब यहाँ पे बात आती है उन कैंडिडेट्स की जिन लोगों के नाम इस सूची में नहीं है और जिन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम लिखा था, उनके नाम सूची में होने चाहिए थे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के कॉल्स भी और मैसेजेस भी मेरे पास में आ रहे हैं कि सर मेरा तो 165 नंबर था, मेरे 166 नंबर थे, फिर भी मेरा नाम नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको बिल्कुल दिया गया है कमीशन के द्वारा, और यहाँ पे कहा गया है कि 17 तारीख को जब फाइनल आपके मार्क्स एसएससी के द्वारा जारी किए जाएंगे, तो उस मार्क्स को देखने के बाद अभी जो मैंने आपको कट ऑफ बताई, जनरल के लिए 257.75, ओबीसी के लिए 253.75, एससी के लिए 248.25, एसटी के लिए 234.25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 252.25। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेपर 2 और जनरल हिंदी में आपने कितना स्कोर किया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स तो लास्ट कैंडिडेट के बराबर हो, लेकिन किसी केस में टाई हो गया हो, और टाई होने की वजह से जो क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए हो और इसलिए आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में ना आया हो। तो ऐसी स्थिति में आपको यह देखना है, और देखने के बाद यदि आपको फाइनल यह समझ में आता है कि नहीं, आपके फाइनल कट ऑफ मार्क्स जो यहाँ आपके फाइनल मार्क्स जो है इस कट ऑफ से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने रीजनल या सब रीजनल ऑफिस जहां से भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, रीजनल कंसर्न, रीजनल स्टॉक सब रीजनल ऑफिस में जा करके 2 महीने के अंदर, ध्यान रखेंगे, विद इन 2 मंथ्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, यानी कि आज से 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च और 8 अप्रैल, आप ध्यान रखेंगे 8 अप्रैल से पहले पहले आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर देनी है। यह एक मौका आपको कमीशन दे रही है कि भाई अगर आपको किसी भी तरह की असंतुष्टि है तो बिफोर 8 अप्रैल यू हैव टू पुट अप योर रिप्रेजेंटेशन। कहाँ रखना है? अपने रीजनल या सब रीजनल ऑफिस में रखना है, न कि डायरेक्ट कमीशन में जाकर के रखना है, मतलब दिल्ली हेडक्वार्टर नहीं जाना है। आपका जो रीजनल सब रीजनल ऑफिस है वहां पे आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन रखनी है, वहां पे आप अपनी रिप्रेजेंटेशन रखें और उसमें अगर जो भी एम्बिग्विटी होगी उसे कमीशन के द्वारा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया है जिसको आपने अपनाना है। और किसी तरह की कोई भी और अगर आपके मन में कोई शंका, कोई दुविधा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और वंस अगेन सभी चयनित अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाई, और मैं बिल्कुल इस बात की आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, विशेषकर ऐसे अभ्यर्थी जो जिन्हें डायरेक्ट एसटीओ की पोस्ट मिली, जो डायरेक्ट वरिष्ठ अनुवादक बने। और ऐसे बहुत सारे लोग जब ऑप्शन फॉर्म एक्सरसाइज कर रहे थे तो यह उनके मन में भ्रांतियां चल रही थी कि हम जो वरिष्ठ अनुवादक की पोस्ट नहीं ऑप्ट करेंगे क्योंकि हमारे मार्क्स कम है। यदि मैं आपको बताऊं तो वरिष्ठ अनुवादक की जो पोस्ट है, अगर आप वरिष्ठ अनुवादक के पोस्ट की बात देखें, अगर मैं आपको सूची दिखाऊं तो 140 नंबर के कैंडिडेट जो 140 जिनका मेरिट लिस्ट है, अगर आप सूची में देखेंगे तो 140 मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट्स को भी इवन डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। इवन जो डिपार्टमेंट है वह अलोकेट किया गया है लिस्ट, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से 140 150, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि 150 नंबर तक के मेरिट के कैंडिडेट्स को भी इवन E2 E3 डिपार्टमेंट्स मिल सकता है, और ऐसा हुआ। सो आप सभी को ढेर सारी बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।